जय हिंद साथियों। हम लोगों ने कल राजस्थान का जो मेवाड़ वंश था उसके बारे में बात करी। आज हमारा मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम वही पढ़ेंगे जो इस किताब में लिख रखा है, क्योंकि इस किताब से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इनके बारे में एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा तो फिर क्या है कि वो मजे वाली बात नहीं रहेगी। हम अच्छे से पढ़ेंगे और भी, जैसे नोट्स फॉर्मेट में जैसे कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना, वैसे भी मैंने कंटेंट पूरा तैयार कर रखा है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले बेसिक्स मजबूत होना जरूरी है। मैं भी आपको महाराणा प्रताप के बारे में या सांगा के बारे में या कुंभा के बारे में बहुत सारे फैक्ट बता दूं तो आपकी बेसिक जो चीजें है ना वो कमजोर रह जाएगी। तो इसलिए पहले हम जो इस बुक में वही पढ़ेंगे, उसके बाद में और देखेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। आप आगे कितना पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपने पहले पढ़ रखा है उसे आप बार बार पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले वाला रोज पढ़ना है, ठीक है साथियों। कल हमने महाराणा सांगा से शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले किसी भी शासक का आपको शासन काल ध्यान में रखना है। तो सांगा का 1509 से 1528 थे। सांगा के तीन भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ये सारे यानी चारों, सांगा सहित चारों ही अपने पिता का खुद को उत्तराधिकारी मानते थे। और ये पंडित ने भविष्यवाणी भी करी थी कि सांगा शासक बनेगा। तो इन भाइयों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। लास्ट में सांगा जीत जाता है, हमने ये देखा था। और 1509 में सांगा मेवाड़ का शासक बन जाता है, ठीक है। और इस समय सांगा के समय पूछ ले, मालवा पर शासन कौन कर रहा था? सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। और 1511 में किसकी मृत्यु हो जाती है? सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और महमूद खिलजी को मेदिनी राय था एक राजपूत सरदार, उसकी सहायता से विजय मिल जाती है। कहाँ पर? मालवा का शासक ये बन जाता है कौन? मेदिनी राय। हमने ये भी कल पढ़ा था, ठीक है। आगे देखो, बाद में राणा ये मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में आ जाता है, हमने कल पढ़ा था। तो इससे मालवा और मेवाड़ में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और मालवा का जो महमूद खिलजी द्वितीय है उसको राणा सांगा बंदी बना लेते हैं। और महमूद खिलजी प्रथम को बंदी कौन बनाते हैं ये भी ध्यान में रखना आपको, कुंभा बंदी बनाते हैं। और सांगा के समय एक तो इधर के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर संघर्ष चल रहा था, नागौर पर भी कुछ समस्या चल रही थी, कल हमने पढ़ा था। और मालवा के सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनके बीच मतलब गुजरात का जो सुल्तान मुजफ्फर था और सांगा के बीच संघर्ष हुआ था। और अंतिम रूप से किसी को सफलता नहीं मिली, हमने पढ़ा। फिर 1517 में राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खातौली कहाँ पर पूछ ले? कोटा में। और बाद में सेना ने एक बाड़ी बाड़ी है ना, ये शायद हमसे कल छूट गया था, बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था जिसमें भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। तो कुल मिला के सांगा ने इब्राहिम लोदी को दो युद्धों में हराया, एक तो बाड़ी के युद्ध में और दूसरा खातौली के युद्ध में। खातौली, कोटा, बाड़ी, धौलपुर में। और इससे राणा सांगा की क्या हो गई? प्रतिष्ठा बढ़ गई और उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ से हारा दो बार सांगा से लोदी, बाद में बाबर आ गया, बाबर ने और हरा दिया किसको? इब्राहिम लोदी को, और आगरा पर अधिकार कर लिया। और सांगा पर बाबर ने क्या लगाया? विश्वासघात का आरोप लगाया और उसके विरुद्ध कूच कर दिया। और दोनों के बीच में बाद में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। लेकिन इससे पहले एक बयाना का युद्ध और होता है फरवरी 1527 में, एक महीने पहले, जिसमें राणा सांगा जीता है, बाबर हार जाता। हमने बात करी। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि खानवा के युद्ध में बाबर की विजय क्यों हुई? क्योंकि ये तोप खाना था। पहली बार युद्ध में तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। और तुलुगमा युद्ध बत्ती ये क्या है? हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। युद्ध में राणा सांगा घायल हो गया, उसे मैदान से दूर ले जाया गया और वो अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। लेकिन क्या बोला, उनके जो सामंत थे उन्होंने इसे विष दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में एक जगह है जहां पर सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। सांगा के बाद शासक बना था रतन सिंह। कौन बना था? रतन सिंह। देखो अभी आपको ये टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि रिविजन ही डिवीजन होता है। फिर हमने उदय सिंह पढ़ा। उदय सिंह का कार्यकाल था 1537 से 1572, ठीक है। ये उदय सिंह वही है पन्ना दाई ने जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पुत्र का चंदन का बलिदान करके। बनवीर से उदय सिंह को बचाया था और बचाकर इसको कहाँ रखा? कुंभलगढ़ के किले में रखा। ये क्वेश्चन आता है कई बार। और कुंभलगढ़ के किले में जोधपुर का मालदेव था, उसके सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। और उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया और वहां पर उसने उदय सागर झील बनाई और मोती मंगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। पूछ ले, मोती मंगरी के सुंदर महल कहाँ पर है? उदयपुर में। मोती मंगरी के महल किसने बनवाए? तो उदय सिंह ने बनवाए, ये भी आपको ध्यान में रखना। 1567 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया, तो सरदारों ने सलाह दी कि आप ये छोड़ के चले जाओ। तो उदय सिंह जयमल और फत्ता को किले का भार देकर खुद कहाँ पहाड़ियों में चले गए और जयमल और फत्ता
वीर गति को प्राप्त हो गई। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि आगरा के किले पर, कौन से किले पर, आगरा के किले पर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई अकबर ने, किसकी, जयमल और हत्ता की। ये भी हमने कल पढ़ा। फिर महाराणा प्रताप पढ़ा। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 है। तो इनका जन्म मैंने बोला आपको याद रखना, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था और 1572 में ये मेवाड़ के शासक बने। लेकिन इनके पिताजी थे उदय सिंह, उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। तो प्रताप के सामने शासक बनते ही दो मार्ग थे, या तो अकबर की अधीन तो स्वीकार कर ले या फिर उसका विरोध बनाए रखे। तो इसने दूसरा विकल्प चुना। ठीक है। तो बाद में इसने केंद्र बनाया किसे, बताओ, कुंभलगढ़, गोगुंदा से अपना निवास कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। और बाद में अकबर ने इसे समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने, 4 शिष्टमंडल भेजे, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। मगर मेवाड़ के शासक प्रताप ने कोई रुचि नहीं दिखाई, नाश्ता वास्ता करवाया कि आप जाओ। ठीक है। लेकिन लास्ट में 1576 में अकबर खुद मेवाड़ अभियान की तैयारी है तो कहाँ आ गया, अजमेर आ गया। और मान सिंह जो था आमेर का, उसे मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। और अंततः 18 जून 1576 को खमनोर के पास हल्दी घाटी एक जगह है जहां पर महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 अकबर की सेना का मुख्य सेनापति था मान सिंह और प्रताप की जो सेना थी उसका अग्रिम दस्ता था हरावल, उसका सेनापति था हकीम खान सूर। दोनों के बीच युद्ध हुआ लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। प्रताप के कुछ चोट वोट लगी तो जाला बिदा ने अपना प्रताप का मुकुट धारण किया और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया। और ठीक है। और ये युद्ध कैसा रहा, अनिर्णायक युद्ध रहा, कल हमने पढ़ा। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे देखो, 1576 से 85 तक मतलब अकबर ने कई बार अभियान भेजे मगर सफलता नहीं मिली। ठीक है। 1580 में ये शेरपुर वाले जो था ना मुगल शिविर, इस पर आक्रमण किया। अब्दुल रहीम खान के परिवार को बंदी बना लिया। बाद में प्रताप ने सामान वापस लौटाया। ठीक है। फिर 1582 में अमर सिंह ने एक दिवेर मुगलों की चौकी थी जहाँ सुल्तान खां एक था, वहां का मतलब सेनापति कह दो या वहां का थानेदार कह दो, कुछ भी, तो उसको एक बार में परलोक पहुंचा दिया और दिवेर पर विजय प्राप्त कर ली। और टोड ने इस विजय को मेवाड़ की मैराथन का और हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोफली भी पाए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 1585 संतानों के बीच चित्तौड़ और मंडल को छोड़कर शेष राज्य पर प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया और चवंड को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई और चवंड के पास एक बारडोली नामक जगह है जहाँ प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। फिर कर्नल का टोड का एक कथन है कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है, कथन है कर्नल जेम्स टोड का। फिर हमने अमर सिंह पढ़ा। अमर सिंह का समय 1597 से 1620 और प्रताप की मृत्यु के बाद ये शासक बना। ठीक है। और मुगलों के आक्रमण का इसे भी सामना करने पड़ा। 1617 में जहांगीर खुद आ गया और शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। शाहजहां क्या करने लगा, मेवाड़ के लूट मार और आगजनी की इसने। इसे सामंत युद्ध से उब गए थे, परेशान हो गए थे। तो अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। सामंतों ने करण सिंह को अपने पक्ष में किया कि भाई अब मुगलों से संधि कर लीजिए, हम परेशान हो गए। तो इसके फलस्वरूप फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई और उसमें कुछ शर्तें थी कि चित्तौड़ पुणे मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा लेकिन उसका मरम्मत कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। तो बाद में अमर सिंह इस कार्य से खुश नहीं था। ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था। फिर है महाराणा राज सिंह। राज सिंह 1652 से 1680 इसका कार्यकाल है, आपको ध्यान में रखना। और ये शासक बनते इसने चित्तौड़ का मरम्मत का कार्य शुरू किया लेकिन जो मुगल सम्राट था उसे याद आया कि मुगल मेवाड़ संधि हो रखी है, तो उन्होंने सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी जो कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। लेकिन राज सिंह ने सामना नहीं किया क्योंकि ये समय उसके लिए उचित नहीं था। बाद में मुगलों के शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और लेकिन महाराणा राज सिंह ने किसी का पक्ष नहीं लिया, टाल मटोल करते रहे। लास्ट में औरंगजेब दिल्ली का शासक बना और राज सिंह का जिससे अच्छे संबंध थे, जिससे 16,000 जात और सवार का मनसब भी मिला। औरंगजेब ने राज सिंह को 16,000 जात और सवार का मनसब भी दिया था। लेकिन किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, लेकिन राज सिंह ने इसे विवाह कर लिया जिससे औरंगजेब क्या हो गया, अप्रसन्न हो गया। उसने 1679 में जजिया कर लगाया। अकबर ने जजिया कर हटाया था लेकिन औरंगजेब ने वापस लगा दिया। ठीक है। राज सिंह ने इसका विरोध किया। बाद में मारवाड़ और मुगलों के बीच संघर्ष छिड़ गया लेकिन राज सिंह ने राठौड़ों का यानी मारवाड़ का साथ दिया और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। फिर अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया राज सिंह ने और इसके उत्तरी किनारे यानी नौ चौकी पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लगाया जो संस्कृत भाषा में, और इसकी रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। और ये 25 काले संगमरमर की शिला पर खुदा हुआ एक लेख है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश।
मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। तो कुल मिला के जैसे मेवाड़ के राजवंश में कुछ शासक महत्वपूर्ण है, मैं आपको आज और लिखवा देता हूँ। अगर जब भी मेवाड़ आपके सिलेबस में हो तो आपको एक तो कुंभा पे फोकस करना है। किस पे करना है? कुंभा पे। एक सांगा पे फोकस करना है और एक महाराणा प्रताप पर फोकस करना है और दूसरा था चौथा राज सिंह पर। अगर मेवाड़ का राजवंश आपके सिलेबस में हो और यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, इन चारों से हो ही नहीं सकता, तो इन चारों पे आपको पीएचडी कर लेनी है अच्छे से, मतलब कमांड बना लेनी है। हम पढ़ेंगे जब अच्छे से, ये नोट्स मेरे पास पड़े हैं बने हुए, लेकिन हम शुरू करेंगे जल्द ही, तो हम पढ़ेंगे उनके बारे में, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको यही करवा दूंगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में अगर आपको पढ़ो तो एक जोधा है, राव जोधा, ये ठीक ठाक है। एक मालदेव है, मालदेव को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर एक चंद्रसेन है, कौन है? एक चंद्रसेन है। ये तीन शासक इंपॉर्टेंट है, वैसे उदय सिंह वगैरह भी ठीक है, लेकिन ये तीन शासक इंपॉर्टेंट है, जैसे ये शासक है। तो आज हम मारवाड़ का राठौड़ वंश शुरू करेंगे, तो अच्छे से आपको पढ़ना है और क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो, जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुइल वंश का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। अब देखो, राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में, और गुइलों का कहाँ था? मेवाड़ और वागड़ प्रांत में। ये देखो नया वर्ड मिला है, मेरे हिसाब से आपने कहीं नहीं देखा होगा वागड़ प्रांत। तो गुइल वंश ने वागड़ प्रांत में भी शासन किया था इस किताब के हिसाब से, ठीक है। और राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है, भाई इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये अभी भी विवाद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। शिलालेखों में कुछ अलग है, ताम्रपत्रों में अलग है, प्राचीन पुस्तकों में अलग है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है, लेकिन कुछ विद्वान क्या मान रहे हैं? राठौड़ किसकी संतान है? हिरण्यकश्यप की संतान है। हिरण्यकश्यप कौन था? आपको पता ही होगा। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वर्धबल से पैदा होना लिखा। देखो, कुछ विद्वानों का मानना है राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है, और जोधपुर की ख्यात है उन्हें उसमें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वर्धबल से पैदा होना लिखा। किसका? राठौड़ों का, ठीक है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना, लेकिन दयालदास था, जिनकी दयालदास की ख्यात आपने पढ़ी होगी, तो उसमें इन्हें सूर्यवंशी माना और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया। पूछ ले, राठौड़ों को ब्राह्मण बलराव की संतान किसने बताया? तो दयालदास ने। किसने? दयालदास ने बताया। नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया, लेकिन नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से बताई? कन्नौज से कोई एक शाखा आई, उसकी शाखा ने यहाँ शासन किया। और कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। तो इससे पहला क्वेश्चन यही बनता है इसी पैराग्राफ से कि राठौड़ों की उत्पत्ति किसने किससे मानी, ठीक है। तो कुछ विद्वान तो क्या मानते हैं कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राठौड़ किसकी संतान है? हिरण्यकश्यप की संतान है, ठीक है। जोधपुर राज्य की ख्यात है वो क्या मानती है कि राजा विश्वतमान था, उसके पुत्र वर्धबल था, उससे राठौड़ पैदा हुए। ये जोधपुर की ख्यात में लिखा है। लेकिन दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान माना, ठीक है। सूर्यवंशी और ब्राह्मण बलराव की संतान राठौड़ों को किसने माना? पूछ ले, तो दयालदास ने माना था। फिर मूणोत नैणसी, इन्होंने राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली एक शाखा माना। क्या माना? कि राठौड़ कन्नौज से आए, ठीक है। लेकिन कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर ने सूर्यवंशी माना। अब तो राठौड़ों को सूर्यवंशी मानने वाले कौन है? एक तो दयालदास हो गई और एक कर्नल टोड हो गई, ठीक है। और कुछ विद्वान हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। जोधपुर की ख्यात विश्वतमान के पुत्र राजा वर्धबल से पैदा होना लिखता है। दयालदास सूर्यवंशी मानता है और ब्राह्मण बलराव की संतान भी बताता है, यानी ब्राह्मण भी माना है। किसने? दयालदास ने, हमेशा कह सकते हैं। नैण सिंह ने राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली एक शाखा बताया। कर्नल टोड ने क्या माना? सूर्यवंशी। तो ये हो गया राठौड़ों की उत्पत्ति वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक बार और बोल दूं, इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्वान हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। जोधपुर राज्य की ख्याति ने विश्वतमान के पुत्र राजा वर्धमल से पैदा होना लिखते हैं। दयालदास ने सूर्यवंशी और ब्राह्मण बलराव की संतान मानते हैं। नैणसी राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा से उत्पन्न मानते हैं। टोड ने क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो, इसी प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, मतलब इसलिए लोग एक मत नहीं है, ठीक है। किंतु सभी विद्वान ने दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित अवश्य मानते। जो ऊपर वाली ये चीजें थी, इसमें एक राय नहीं है, यानी सबकी अलग अलग राय है, लेकिन सभी विद्वान ने दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित अवश्य मानते, यानी राष्ट्रकूट से ही राठौड़ बना है, ठीक है। तो सभी विद्वान किस पर सहमत है कि दक्षिण भारत से एक जाति है राष्ट्रकूट और उसके ये वंशज थे राठौड़।
इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। राठौड़ों में जोधपुर और बीकानेर की फेमस है। बीका थे और यहाँ जोधा थे। ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? शिया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? आदि पुरुष शिया था। मूल पुरुष पूछ ले या आदि पुरुष, तो राव शिया था, जिसे कन्नौज के गेड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। शिया को जो कन्नौज का गेड़वाल जयचंद था ना, उसका वंशज माना जाता है। किसे? राव शिया। शिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। शिया ने मारवाड़ का एक भाग था छोटा सा, पाली के उत्तर पश्चिम, वहां पर अपना क्या स्थापित किया? अपना राज्य स्थापित किया राव शिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्यों की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। अब कह रहे हैं शिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्यों की स्थापना कर दी, लेकिन उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। ठीक है। तो कुल मिला के सभी विद्वान किस पे एकमत है कि ये राष्ट्रकूट से संबंधित जरूर है। और इनका शासन कहाँ था? जोधपुर और बीकानेर के आसपास इनका शासन था। किनका? राठौड़ों का। और जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष पूछ ले या आदि पुरुष पूछ ले, या राठौड़ों का आदि पुरुष पूछ ले या राठौड़ों का मूल पुरुष पूछ ले, तो राव शिया उसका सही उत्तर होगा। और इसे कन्नौज का गेड़वाल जयचंद था उसका वंशज माना जाता है। शिया केवल मारवाड़ के एक छोटा सा भाग है पाली जिला है ना अभी, उसके उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित करवाया। शिया ने राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला के आपको रिविजन इतनी बार करना है कि किताब खुद कंफ्यूज हो जाए कि मुझे कितनी बार पढ़ा गया है। ठीक है साथियों। अब हम देखेंगे राव चुंडा। अब हम देखेंगे करीब करीब हमने कहाँ तक बात करी थी। एक मिनट, थोड़ा पेन या डिस्चार्ज हो गया था, उधर चले गए। तो राव चुंडा के बारे में छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले चुंडा का शासनकाल है 1394 से 1423। तो ये शासनकाल आपको हर शासक का ध्यान में रखना है। ठीक है। अपने सास और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। चुन्ना ने किसको राजधानी बनाया? मंडोर को। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्र जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। तो चुंडा के अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीजें। पुंगल के भाटियों द्वारा वे धोखों से 1423 में मारा गया। पुंगल के जो भाटी थे उनके द्वारा धोखे से 1423 में कौन मारा गया? चुंडा मारा गया। और उसकी पत्नी थी चुंडा की चांद कौर। चांद कौर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। अच्छी बावड़ी है, मैंने देख रखी है। आपको भी कभी मौका मिले तो इसे जरूर देखें। तो चुंडा ने की पत्नी थी चांद कौर, उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तो चुंडा एक बार वापस देख लो आप। 1394 से 1423 इसका कार्यकाल या शासनकाल है। अपने सास और कूटनीति से राव चुंडा ने किस पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर अधिकार कर लिया। और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। पूछ लें, मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चुंडा ने। ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के जो क्षेत्र थे खाटू, डीडोना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और पुंगल के भाटियों को द्वारा धोखे से 1423 में मारा गया। पत्नी थी चांद को, जिसने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चुंडा के बाद रणमल। ये रणमल वहां भी आया था, आपको पता हो तो। कहाँ आया था? मेवाड़ वंश में आया था। ठीक है। ये वही रणमल है जिसकी बहन थी। कौन थी बताना आप? 1427 से 1438 राव रणमल का टाइम है। 1427 से 1438 इसका शासनकाल है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाना से नाराज होकर कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। रणमल का छोटा भाई था कान्हा, इसको शासक बना दिया तो रणमल जी हो गए नाराज। नाराज होकर कहाँ चले गए? मेवाड़ चले गए। और इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से कर दिया। और इनकी बहन थी हंसाबाई, जिसका विवाह चुंडा के साथ होना था। किसके साथ? चुंडा नहीं, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। नाम नाम मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सही चुंडा ही है मेरे हिसाब से, फिर भी आप देखना। ठीक, उसके साथ विवाह होना था लेकिन हो गया लाखे के साथ। और शर्त रखी कि उसका पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। ये विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र इलाका का क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन पर रणमल का प्रभाव बढ़ गया। मतलब इनका भांजा हुआ मोकल। ठीक है। तो मेवाड़ के प्रशासन पर इसका प्रभाव बढ़ गया। किसका? रणमल का। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी। जब इसका प्रभाव बढ़ा प्रशासन में, तो मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने बारमली, इसकी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, कुछ भी कह दो, वो थी रणमल की।
तो उसके सहयोग से मेवाड़ी सामंतों ने उसकी हत्या करवा दी, किसकी? रणमल की। तो रणमल के बारे में आपको नॉर्मली ध्यान रखना, ये हंसाबाई का क्या था? भाई था। हंसाबाई का विवाह इसने लाखा से किया और एक शर्त रखी कि हंसाबाई का पुत्र ही क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। बाद में इनका पुत्र हुआ मोकल, किसका? हंसाबाई। और लाखा का पुत्र मोकल हुआ। और बाद में ये अल्प वेशक था, तो इसका भाई था वो संरक्षक बना था, हमने पढ़ा था। और प्रशासन पर रणमल का प्रभाव बढ़ गया, तो उसकी प्रेमिका थी भारमली, उसके सहयोग से सामंतों ने इसकी हत्या करवा दी, किसकी? रणमल की। यही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर राव जोधा। राव जोधा का शासनकाल है 1438 से 1489। जोधा वाला आपको याद रखना है शासनकाल, ठीक है। राव जोधा मारवाड़ के रणमल का पुत्र था। राव जोधा इसका पुत्र था, किसका? रणमल का पुत्र था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। मतलब 1438 में बारमल्ली के सहयोग से रणमल की हत्या हुई, तो जोधा ने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को क्या किया? संगठित किया। और 1453 में वे मंडोर जीतने में सफल रहा। पहली बार तो मंडोर किसने जीता? चुंडा ने जीता, ठीक है। और मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। हमने पढ़ा था आवल बावल की संधि, पढ़ा था ना। 1453 में मंडोर तो जीत लिया, लेकिन मेवाड़ से इनका लफड़ा था, तो इसको सल्टाने के लिए इसने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया, ठीक है। तो कौन सी संधि? वो आवल बावल की संधि। हम पढ़ेंगे जब धीरे धीरे हम ये जीके देखेंगे ना पूरा राजस्थान का, तो वहाँ आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो अपनी पुत्री का विवाह रायमल से कर दिया। ये रायमल ये नहीं है, रायमल ये वहां का है। रायमल कहाँ का? मेवाड़ का, ठीक है। उसने 1459 में जोधपुर नगर बसाया। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। कब? 1459 में। और उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। मंडोर तो जीता इसने। चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया, जोधपुर को राजधानी राव जोधा ने बनाया, ठीक है। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूंक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। अब पूछ ले, मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? राव जोधा ने। किसने बनाया? राव जोधा ने। कौन सी पहाड़ी पर है चिड़िया? ये है मेहरानगढ़, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। घंटाघर आपने देखा होगा जोधपुर में, तो उसके पीछे मेहरानगढ़ आपको दिखाई देता है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और अच्छा है, मेहरानगढ़ का किला देखना चाहिए। और उसका संग्रहालय भी है, ठीक है, अच्छा है। एक जैसे सामने जसवंत थड़ा है। सब चीजें अच्छी है, देखने योग्य है। अगर आप सफल हो जाओ तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त करी। अब राव जोधा ने दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी था। उसकी एक सेना को हराया और प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो हीराचंद ओझा ने जोधा के बारे में क्या कहा कि राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक। पूछ ले, राव जोधा को प्रथम प्रतापी शासक किसने माना? तो हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब पूछ ले, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना? तो राव जोधा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, और छोटी छोटी चीजों से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो वापस एक बार, शासनकाल 1438 से 1489, ठीक है। राव जोधा किसका? रणमल का पुत्र था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या हो गई, तो इन्होंने जंगल में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 में मंडोर को जीत लिया, किसने? राव जोधा ने। बाद में मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? रायमल से कर दिया, जो मेवाड़ का राजकुमार था। 1459 में जोधपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी इसको बनाया, किसको? जोधपुर को। और राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग जब बनाया तो उसमें एक नींव में किसी की बलि दी गई, किसी को दफनाया गया। उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना, राजिया नाम था उसका, राजिया, ठीक है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को भी हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कहा है या मानते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर आ गए राव मालदेव। आज हम मालदेव पढ़ेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562। सबसे पहले ये ध्यान में रखना, आपको इंपॉर्टेंट है मालदेव। राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। राव मालदेव ने जब खानवा का युद्ध हुआ था ना 1527 में, तो राणा सांगा की ओर से भाग गया, लेकिन सांगा की इसमें क्या हो गई? हार हो गई थी, ठीक है। यद्यपि खानवा के युद्ध में के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। आप पूछ ले कि खानवा के युद्ध के समय जोधपुर का या मारवाड़ का शासक कौन था? शासक तो राव गंगा था, लेकिन भाग किसने लिया? मालदेव ने लिया था। अपने पुत्र को भेजा था कहीं, राव गंगा ने। पुत्र कौन था? मालदेव। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बने कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में भाग लिया? तो मालदेव ने। और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय शासक गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। अब कह रहे हैं 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की हेल्प किसने करी थी?
मालदेव ने करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया था। 1536 में राव मालदेव ने किससे शादी करी? मतलब जैसलमेर का था राव लूणकरण, उनकी पुत्री थी उमादेव, इससे शादी करी मालदेव ने, जो इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध है। रूठी रानी, रूठी रानी ये उमादेव है। किसकी रानी है ये? मालदेव की रानी है। क्यों रूठी, कैसे रूठी, ये हम अपने सिलेबस से बाहर की चीजें है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है। आपको इतना ध्यान में रखना, रूठी रानी कौन है? उमादेव। किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी उमादेव, ठीक है। आगे देखो, इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर और उमादेव के पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। अब देखो क्यों बिगड़े, ये भी आगे यहाँ पे आगे तो ध्यान में रखना कि भाई इसे रूठी रानी क्यों कहते हैं। यानी इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का जो ससुर था, यानी उमादेव का पिता राव लूणकरण, ये था ना जैसलमेर का राव लूणकरण, ये मालदेव की क्या करना चाहता था? हत्या करना चाहता था। लेकिन इसकी सूचना मालदेव की जो सास थी, लूणकरण की पत्नी, उसने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादा के क्या बिगड़ गए, संबंध बिगड़ गए, ठीक है। वे रूट कर अजमेर के तारागढ़ में रही। वे इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध है। रूट कर वे कहाँ चली गई? तारागढ़ चली गई। कहाँ पर? तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पर है बताओ? अजमेर में। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। ये भी आपको देखना चाहिए, मैंने अभी देखा है, अच्छा सा किला है, ठीक है। एक दरगाह है, मीरा इंसान की दरगाह वहां पे ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, ठीक है। तो तारागढ़ में ये रही है और इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसिंह पर आक्रमण कर 1542 में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने एक तो मेड़ता के विरमदेव पर आक्रमण किया और बीकानेर के राव जेतसिंह पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। विरमदेव व राव जेतसिंह शेरशाह की शरण में चले गए, लेकिन जब हमला किया, जीत लिया, अधिकार कर लिया, तो वो तो बेघर हो गए। तो वो कहाँ चले गए? शेरशाह सूरी के शरण में चले गए। 1539 और 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था। मतलब शेरशाह के हाथों पराजित हुआ था 1539-40 में, चौसा वगैरह के युद्ध हुए थे ना। बाकी तो चलो यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, तो ये लाइन ही ध्यान रखो। 1539 और 40 में शेरशाह के हाथों कौन हारा? हुमायूं हार कर दर दर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा। मालदेव ने क्या कहा हुमायूं को? मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार मालदेव स्वयं ही होगा। ये हेल्प तो करना ही चाहता था, लेकिन मेन खुद की हेल्प, क्योंकि भाई शेरशाह पूरी तरह हार जाएंगे तो अगला निशाना कौन होंगे? स्वयं मालदेव ही होंगे। इसलिए इनको मैसेज किया था, संदेश किया था हुमायूं को। किसने? मालदेव ने। 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1543-44 में मालदेव पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। वो गिरी सुमेल का युद्ध आपने सुना होगा, वो युद्ध है, ठीक है ना। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया। भाई ये एकदम योद्धा था, लेकिन उसने कुछ छल कपट का सहारा लिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो मालदेव और उसके सेनापति थे, उनके बीच अविश्वास उत्पन्न हो गया, जिसे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया, मतलब झूठा इल्जाम लगाया शेरशाह सूरी ने। मगर उसके सेनापति जेता और कुप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया। मालदेव तो पीछे हट गया, लेकिन उसके सेनापति थे जेता और कुप्पा, जिन्होंने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब इतना शानदार युद्ध हुआ कि मतलब थोड़ा सा ही वो जीते जीते बचे थे और लास्ट में वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी वीरता से प्रभावित होकर, किनकी? जेता और कुप्पा की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन आता है, इस पे कई रिले भी बनती हैं। तो ये कथन किसका है? शेरशाह सूरी का है, क्योंकि जोधपुर में उस टाइम बाजरा हुआ करता था। अगर हार जाता तो दिल्ली की बादशाह खोने पड़ती किसको? शेरशाह सूरी को, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी इन क्षेत्रों में पहले मारवाड़ का शासन, इसका मालदेव का शासन था, लेकिन ग्रीष्ममेल युद्ध के बाद में किसका? शेरशाह सूरी का शासन हो गया। लेकिन 1545 में मालदेव की जैसे ही मृत्यु हुई, मालदेव ने वापस जोधपुर है, पोखरण है, फड़ौदी है, बाड़मेर है, कोटड़ा है, जालोर है और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 में मालदेव की भी मृत्यु होगी। तो मालदेव एक शक्तिशाली शासक था। अगर ये मैदान छोड़कर वापस नहीं जाता तो हो सकता है कि मालदेव पूरी दिल्ली पर राज करता, ठीक है। लेकिन शेरशाह ने दुर्ता करी और इसने विश्वास कर लिया। लेकिन फिर भी इसके सेनापति जेता और कुंभा, जिन पर इल्जाम लगा था, इसने पूरे हौसले के साथ शेरशाह सूरी का सामना किया था। वापस देखो, मालदेव 1531 से 1562, राव मालदेव खानवा के युद्ध में किसकी ओर? सांगा की ओर से इन्होंने भाग लिया। लेकिन इस टाइम शासक कौन था? मारवाड़ का राव गंगा था।
ठीक है। 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता भी मालदेव ने करी थी। 1537 में राव मालदेव ने जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, रूठी रानी क्यों कहते हैं अब देखते हैं। मालदेव का ससुर था और यानी उमादेव के पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भेज दी। इस घटना के बाद मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वे रूट कर कहाँ चली गई, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, वहां पर रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण करा 1542 में और उनके राज्य पर आक्रमण मतलब अधिकार कर लिया। विरमदेव और राव जेतसी शेरशाह सूरी के शरण में चले गए। 1539-40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं की दर दर भटक रहा था। मालदेव ने संदेश भेजा और बोला कि मैं आपकी सहायता करूंगा, हम मिलकर उसको हराएंगे, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं अगर पूरी तरह से हार गया तो अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। तो वैसे ही 1543-44 में शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह ने यहाँ दुर्गता करी और मालदेव और सेनापतियों के बीच क्या कर दिया, अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिसे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर जो उसके सेनापति थे जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 वीर का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह से वीरता से युद्ध किया, लेकिन वो लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह जेता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर क्या बोला कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह की मृत्यु 1545 में होगी। मालदेव ने अपने क्षेत्रों पर वापस कब्जा कर लिया और 1562 में मालदेव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है साथियों, इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। हर बार मैं कहता हूँ जितनी बार आप पढ़ोगे चीजें आपके छप जाएगी। तो बाकी छपनी है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप चाह रहे हो एक बार में चीजें याद हो जाए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राव चंद्रसेन के साथ। जय हिंद, जय भारत।